नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिडथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे YouTube चैनल चंद्रशेखर बिडथरे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आज का जो हमारा एपिसोड है फिल्म एक्टिंग कोर्स के 22वें एपिसोड का दूसरा भाग है। इसमें जो हम बात करने वाले हैं पुनः अनुयोजन की बात ही करेंगे। अनुयोजन जो पिछले एपिसोड में 22वें एपिसोड के पहले भाग को आप सुने, उसमें हमने उसको स्पष्टता से क्लियर किया है। उसको समझने की कोशिश करें। और अभिनेता के लिए अनुयोजन जो है ये स्टैनिस्लॉवस्की की मेथड के द्वारा स्टैनिस्लॉवस्की ने प्रतिपादित किया था। तो आज फिर हम अनुयोजन की बात करते हैं हमारे फिल्म एक्टिंग कोर्स के 22वें एपिसोड के दूसरे भाग में। एक बार फिर समझ लें, अनुयोजन का अर्थ है नाटकों तथा फिल्मों की कथा वस्तु के अनुसार सिचुएशनल कनेक्टिविटी, जिसमें परिस्थितियों, अभिनेताओं के संपर्क सूत्रों, अभिनेताओं की अभिनय शैली के इम्प्रोवाइजेशन, अभिनय की विशेषता आदि का वर्णन अथवा चित्रण हो या प्रदर्शन हो। प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्टैनिस्लॉवस्की का क्या कहना है कि अनुयोजनों की रचना चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के प्रयासों से की जाती है। देखिए, बहुत नाटककार ने नाटक लिखा, उसकी जो लाइन्स हैं वो अभिनेता ने कंठाग्र की, याद की, और अभिनेता जब उसको गहरे रूप में जाकर समझता है, कोशिश करता है, तो वो जो क्रिया शुरू होती है वो क्या है? अनुयोजन है। अब उसके बाद फिर वो रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल में जो निर्देशक है वो चाहता है, वो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहता है, यहाँ वहाँ अलग अलग तरीके को बताता है कि भाई इसको ऐसे बोलना, इसको ऐसे बोलना, यहाँ आपको ब्लॉकिंग कर दिया है तो आपको यहाँ खड़े रहना, वहाँ दूसरा कैरेक्टर वहाँ खड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो निर्देशक जब छूट जाता है पीछे और अभिनेता ही रह जाता है, और जब रंगमंच पर अपना प्रस्तुतिकरण करता है तो वहाँ उसका जो चेतन और अचेतन और अवचेतन जो है वो पूरी तरह से उसको गाइड करता है। हमारे द्वारा आंखों के द्वारा देखी गई, कानों के द्वारा सुनी गई और महसूस की गई जितनी भी भावनाएं हैं वो उनके चित्र जो है हमारे अवचेतन में अपने आप इकट्ठे होते रहते हैं। हाँ, उसमें जब हम हृदय से किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे पास उसकी पूंजी बन जाती है, उसकी वो हमारी धरोहर के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं स्टैनिस्लॉवस्की कि इसकी जो रचना है, इसको जो अनुयोजन का जहाँ निर्माण होता है वो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के प्रयासों से, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस से। उन्होंने यह समझाने के लिए छात्रों को उनकी आत्मकथा का एक त्रासद प्रसंग सुनाया। एक माँ को उसके पुत्र के निधन का समाचार मिला। समाचार सुनने के बाद उस माँ ने क्या किया? कुछ नहीं कहा। वह कपड़े पहनने लगी और फिर दौड़ी सड़कों की तरफ, दरवाजे से सड़कों की तरफ दौड़ी और चिल्लाने लगी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये जो सारा परिस्थितियों के अनुसार उसकी जो संवेदना थी माता की, वो कैसे अपने उच्च भाव आवेग पे पहुंच गई। और उसके बाद इस प्रसंग को समझाते हुए स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा, इस प्रकार का अनुयोजन या ना तो बौद्धिक प्रयास से होता है और न तकनीकी सहायता से किया जा सकता है। ये क्या होता है? उस क्षणांश में जो घटा उसके हिसाब से मन ने क्या निर्णय लिया उससे होता है। इसकी रचना स्वभावतः सहज रूप में बिना जाने बुझे भावनाओं के चरम आवेग क्षणों में हो जाती है। फिर भी अनुयोजन का यह प्रकार बड़ा सीधा और विश्वसनीय है। यह उस प्रभावपूर्ण रचना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। केवल ऐसे ही साधनों के माध्यम से हम हजारों दर्शकों के आगे सर्वाधिक सुंदर और यदाकदाई दिखाई देने वाली भावना की सहज सूक्ष्म भंगिमाओं की संरचना और उनका संवहन करते हैं। लेकिन इस प्रकार की अनुभूति को जगा पाना केवल अंतः प्रेरणा एवं उपचेतना के माध्यम से ही संभव है, विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस एंड इंटरनल इंस्टिंक्ट। ठीक है। फिर छात्रों ने यह जानना चाहा कि रंगमंच पर
यह भावनाएं क्या रूप ग्रहण करती हैं, दर्शकों के स्मृति पटल पर वे अपने कैसे अविश्वसनीय छाप बनाती हैं, उनकी सामर्थ्य कहाँ निहित होती है। जवाब में स्टेनिस्लावस्की ने कहा, उनकी जबरदस्त असंभाव्यता में, इम्पॉसिबिलिटीज में है। वो नहीं हो सकती लेकिन होती है। कैसे होती है? आपके मन की विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, आपके द्वारा भोगे हुए अनुभवों के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं हैं, परिस्थितियां, और उसके बाद आपका सह कलाकार, नाटक की पंक्तियां, नाटक में आपका संवाद, और उसके बाद आपके सहकार उसका संवाद, सहयोगी का संवाद, यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिल्म की बात थोड़ी सी यहाँ अलग हो जाती है। फिल्म में तो अगर आप 2-3 कलाकार है, 4 कलाकार है, 5 शॉट लगाए, 2 शॉट लगा, 3 शॉट लगाए हैं, सिंगल शॉट है, और उसमें आपको बोलना है, तो वो दैट इज़ डिफरेंट, टोटली टेक्निकलिटीज़ आ जाती है वहाँ पे। लेकिन ये जब होता है, स्पॉन्टेनिटी से होता है, स्वाभाविकता से होता है, तो वो अद्भुत हो जाता है दर्शकों के स्मृति पटल पर। अब ये इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुम एक अभिनेता को उसकी भूमिका में कदम दर कदम अनुसरण करो तो तुम उससे आशा कर सकते हो कि एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर वह अपनी पंक्तियां जोर से बोलेगा, स्पष्टता पूर्वक तथा गंभीर स्वर में बोलेगा। मान लो वह इसके अपनी बदले अपनी भूमिका को मौलिक रूप देने के लिए बड़े ही संभावित रूप में हल्के, खुशनुमा और कोमल कांत स्वर का प्रयोग करता है। यह विस्मयजनक तत्व इतना कौतूहल भरा और प्रभावपूर्ण है कि तुम यह मान लेने को मजबूर हो जाते हो कि ये नया ढंग ही उस अंश को प्रस्तुत करने की एकमात्र संभावित रीति है। कुछ अनबूझा, अनकहा घट जाता है, हो जाता है। अभिनय करते करते हम अभिनय के क्लाइमेक्स, सर्वाधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, हमको अपना भान नहीं रहता, या वो कैरेक्टर जिसको हम निभा रहे हैं वो हमारे चरित्र पर, वो हमारे मनोदशा पर हावी हो जाता है। मजबूर हो जाते हैं कि वो नया ढंगी संस को प्रस्तुत करने की एकमात्र संभावित रीति है। तुम खुद से कहते हो यह कैसे हुआ, मैंने कभी सोचा ही न था और न कल्पना की थी ये पंक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं। उस अभिनेता द्वारा बनाए गए उस संभावित अनुयोजन से तुम विस्मित और प्रसन्न हो उठते हो, आनंद की सृष्टि हो जाती है, वो रस बरसने लगता है जिस रस की उत्पत्ति वहाँ होती है, और नाटक और दर्शक भी उस रस में ओतप्रोत हो जाता है। हमारी उपचेतना का अपना तर्क होता है। कला में उपचेतना द्वारा निर्मित अनुयोजन बहुत जरूरी है। हम खो जाएं उस चरित्र में और फिर उसके बाद उसको सामंजस्य के साथ उसको निभाएं। सर्वाधिक सशक्त, विशद और विश्वसनीय अनुयोजन उस आश्चर्यजनक कलाकार प्रकृति की संरचना होते हैं। कलाकार और प्रकृति, नैसर्गिकता, वे पूर्णतः उपचेतना की मौलिक रचना होते हैं। वे अंतः प्रेरणा के क्षणों में बनते हैं, अन्य क्षणों में भी मात्र अंशतः उपचेतना की सृष्टि में होते हैं, सबकॉन्शियस से। इस वास्तविकता को बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि जब तक हम मंच पर होते हैं, एक दूसरे के साथ कभी न समाप्त होने वाले संपर्क में होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ हमारा अनुयोजन अनवरत लगातार चलता रहता है। भाई हो, नाटक तो 2.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, और एक पात्र है राजा और उसका पुत्र है राजकुमार। वो बोलता है, बेटा हम तो जीवन भर के साथी हैं, संसार जब तक रहेगा तब तक मैं रहूँगा, मेरी स्मृतियाँ रहेगी। लेकिन जब नाटक खत्म हो गया, नाटक खत्म होने के बाद फिर क्या? तो वहाँ तो लंबे समय के लिए संपर्क। अब जरा देखिए कि इसका मतलब कितने अधिक कार्यों या गतिविधियों से है, यह अनुमान लगाने की कि उसमें उपचेतना के क्षण कितने अनुपात में होना चाहिए। सही नहीं है कि जब हम भावों, विचारों और अनुयोजना के संबंध में सोच विचार कर रहे होते हैं तो तभी उपचेतना चित्र फलक पर आ जाती है, उसके चित्र बनने लगते हैं। हमारी सहायता के लिए वो अन्य क्षणों में भी आती है। कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं, उसमें भी आती है, क्षणांश के लिए आती, चली जाती है। वो एक बिजली की तरह कौनती है और चली जाती है, उपचेतना, सबकॉन्शियस माइंड। उपचेतना की इस प्रक्रिया को समझाते हुए स्टेनिस्लावस्की ने छात्रों से कहा कि वो पूरी तरह शांत और निश्चेष्ट हो जाएं। जब तक पूर्ण प्रशांत अवस्था में आएंगे, उन्हें लगेगा कि उनका मनोजगत सक्रिय हो गया है और उनकी चेतना, उनके मनोजगत में विलक्षण अनुभूतियां जगा रही हैं। मन की सक्रियता की इस अवस्था को स्पष्ट करते हुए स्टेनिस्लावस्की ने कहा, किसी एक प्रेरणा से तुम्हारे मन में एक विचार आता है, उसी क्षण वह चेतना के भीतर से होकर गुजरता है। उसके बाद तुम इस विचार के संबंध में सोचते हो और फिर वह विचार तथा उस पर तुम्हारा चिंतन दोनों इंद्रिय गोचर भौतिक रूप से ग्रहण करते हैं।
हमारी इंद्रियां जो हैं उनको ग्रहण कर लेती हैं, तो तुम अपने थोड़े समय के लिए फिर से उपचेतना से गुजरते हो। हर बार जब तुम यह सब करते हो तो तुम्हारा अनियोजन उससे कोई जरूरी वस्तु ग्रहण कर लेता है। ये सारा मानसिक अभिनय क्या है? अभिनय जो है मन का व्यापार है। तो मन जो है हमारा बहुत चंचल है। इसके बाद वो बोलते हैं परस्पर आदान प्रदान की हर मानसिक प्रक्रिया में आवश्यकतावश संयोजना की व्यवस्था होती है। उपचेतना और अंतःप्रेरणा दोनों की भूमिकाएं होती हैं। भले वे प्रधान न हो, लेकिन रंगमंच में उनका महत्व असाधारण होता है। यह मैं नहीं जानता कि विज्ञान इस विषय में क्या कहता है। वो आंतरिक जो घटना है उसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं हो सकता, साइंटिफिक उत्तर भी नहीं हो सकता। कैसे वो घट जाती है, कैसे वो हो जाती है। मैं तुमसे केवल वही कह सकता हूँ जो कुछ मैंने खुद जिंदगी में देखा है, अनुभव किया है। बहुत लंबे अनुसंधान के बाद अब मैं पूरा जोर देकर कह सकता हूँ कि सामान्य जीवन में भी मुझे ऐसी संयोजना नहीं मिलती जिसकी उपचेतना का तत्व ना हो। रंगमंच पर दूसरी ओर जहाँ हर कोई मानेगा कि उपचेतना के अंतः प्रेरित संयोजनाओं का प्राधान्य होता है, हम उस समय मतलब इम्पल्सिव होकर जो डिसीजन ले लेते हैं, जो बोल देते हैं मुझे निरंतर पूरी तरह से सचेतन संयोजनाएं मिलती है। यह अभिनेता की रबड़ की मोहरें हैं। मतलब क्या हो रहा है कि मुझे निरंतर पूरी तरह से सचेतन संयोजनाएं मिलती हैं कि पहले से किया गया प्रेसिडेंट हो जाता, पहले उसने इस मूड को ऐसे प्रदर्शित किया था। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। तुम उन्हें उन सभी भूमिकाओं में पाते हो जो परंपरा से धारण की जाती हैं। उनकी हर चेष्टा बहुत दूर तक आत्मचेतना से परिपूर्ण होती है। वान्या ने स्टैनिस्लॉवस्की से सवाल करते हुए कहा कि क्या वे रंगमंच पर कोई भी सचेतन संयोजना मानने का राजी नहीं है। स्टैनिस्लॉवस्की ने जवाब दिया कि उन संयोजनाओं को तो निश्चित रूप से नहीं, जिनकी अभी चर्चा हुई और जो अभी पुनः दोहराव से ज़्यादा और कुछ भी नहीं रह गई हैं। फिर भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कुछ संयोजनाओं के सचेतन चरित्र की मुझे जानकारी है, जो बाहरी स्रोतों से निर्देशक, अन्य अभिनेताओं या मित्रों द्वारा सलाह मांगे जाने या बिना मांगे भी सुझाई गई हैं। इन सभी संयोजनाओं का प्रयोग बड़ी सावधानी से और बुद्धिमत्ता से किया जाना चाहिए। उन्हें उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जिसमें वे तुम्हारे आगे प्रस्तुत करी गई हैं। अपने को कभी उनकी नकल करने की अनुमति मत दो। तुम्हें उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लेना चाहिए। उन्हें अपना बनाओ एवं पूरी सच्चाई के साथ उन्हें अपना आत्मांश प्रदान करो, आत्मा का अंश प्रदान करो। यह प्रक्रिया ठीक इस प्रकार संपन्न की जाती है जैसे कोई अभिनेता किसी ऐसी चारित्रिक विशेषता को देखकर करता है जिसे वह अपनी भूमिका में समाहित करना चाहता है। समाज में फैले हुए विभिन्न चरित्रों को ऑब्जर्व करके वो उसमें डालता है। अगर वह मात्र उसकी नकल करता है तो वह अतिरंजित और घिसे पिटे प्रदर्शन की भूल करेगा। स्टैनिस्लॉवस्की ने प्रश्न किया कि अनुयोजनों की संरचना की प्रेरणा के लिए किन तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर स्वयं ही उत्तर दिया। अंतः प्रेरित अनुयोजनाओं से बातचीत आरंभ करते हुए उन्होंने कहा कि उपचेतना तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसलिए ऐसी अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का प्रयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए जो एक भूमिका में जीने की प्रक्रिया की शुरुआत करती हैं। वे फिर अनिवार्यतः अंतः संबंधों एवं चेतन और अवचेतन अनुयोजनाओं की रचना करती हैं। यह वस्तुतः सीधा नहीं है, वरन प्रकारांतर से रचना का प्रयास होता है। लेकिन वह क्या है जो उस अभिनेता को मिल सकता है? जहाँ हमारी चेतना की पहुँच नहीं है, हम प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते और उसके नियमों के उल्लंघन से भी बचते हैं। हम अपने को जब कभी पूरी तरह से स्वाभाविक और प्रशांत अवस्था में पाते हैं तो हमारे भीतर रचनाशीलता का प्रवाह फूट पड़ता है, जो अपनी विलक्षण प्रदीप्ति से, रोशनी से सामाजिक दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। लेकिन अर्धचेतन संयोजनाओं के संपर्क में परिस्थितियाँ कुछ अलग तरह की होती हैं। आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ, ये जो स्थिति रहती है अभिनेता की, वो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। यहाँ हम अपनी मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्टैनिस्लॉवस्की ने एक व्यवहारिक सुझाव दिया कि किस प्रकार उन्होंने एक छात्रा सोनिया से
उनसे अभ्यास कराने के लिए बड़ा आग्रह किया था और उनकी स्वीकृति मिलने पर उसने कैसे उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराते हुए अनेक प्रकार के अनुयोजन प्रस्तुत किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यही अभ्यास के रूप में फिर से किया जाए, लेकिन नए अनुयोजनों का प्रयोग हो और नए अनुयोजनों का जो ताजगी से भरे हों, जो स्वाभाविक रूप से और उसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल नैसर्गिकता से निभाए जाएं। पहले के अनुयोजन अब अपना प्रभाव खो चुके हैं। अब चेतन अथवा अचेतन की प्रेरणा से नए नियोजन बनाए जाएं। जब कोई भी छात्र इस दिशा में एक भी संतोषजनक प्रयास नहीं कर पाया तो वान्या को लिखवाया। उन्होंने क्या लिखवाया? प्रशांति, क्षोभ, सद्भावना, विडंबना, झगड़े की मनोवृत्ति, उलाहना, सनक, तिरस्कार, हताशा, धमकाना, प्रसन्नता, सहृदयता, संदेह, विस्मय, दुर्भाग्य। उन्होंने ये विषय वान्या को बताया और फिर छात्रों को कहा कि तुम इस सूची में किसी भी एक उस पर हाथ रखो और फिर उसके लिए उस आधार पर अनुयोजना की रचना करो। सोनिया ने सहृदयता पर उंगली रखी और उसे लेकर एक नई संयोजना बनाई। स्टैनिस्लावस्की ने कहा कि तुम इसमें कुछ ताजे रंग भरो। उसने वह भी किया, बड़े मनोरम विधान की रचना की, लेकिन एक अन्य छात्र ने उससे भी सुंदर अनुयोजन बना दिया। इस प्रकार से प्रयोग कुछ और छात्रों से भी कराए गए। उन सभी की समीक्षा की गई और माना गया कि उनकी कार्य पद्धति से प्रभावोत्पादक का प्रत्यक्ष मान है कि किस तरह अनुयोजना की रचना की जा सकती है। इस सूची में चाहे किसी भी मानवीय विशेषता और मनोभाव को उंगली रखी जाए, वह आदान प्रदान के नए आकार, नई भंगिमा और नया रंग प्रदान करेगा। इस प्रयास में तीव्र वैषम्य और असंभाव्य की वृत्तियां भी सहायक होगी। नहीं हो सकता, लेकिन होगा अगर प्रयास करेंगे तो। किसी विशेष त्रासक बिंदु पर उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए तुम अचानक हंस सकते हो, क्या कहते हुए कि भाग्य जिस तरह मेरा पीछा कर रहा है उसे हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अथवा हताशा के क्षणों में रो तो नहीं सकता, केवल हंस सकता हूँ। जरा सोचो, अगर तुम ऐसी अवचेतन भावनाओं की सुंदरतम भंगिमाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी है तो तुम्हारे मौखिक, वाचिक और भौतिक उपकरणों में से किसका प्रयोग जरूरी होगा? उनके लिए अभिव्यक्ति की कैसी नमनशीलता, कैसी संवेदनशीलता और कैसा आत्मानुशासन चाहिए। कलाकार के रूप में तुम्हारी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य की परीक्षा उन अनुयोजनों की सीमा तक होगी जो तुम्हें रंगमंच पर उपस्थित अन्य अभिनेताओं के साथ अपने को जोड़ने के लिए बनाने होंगे और जहाँ जो वस्तुएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके साथ भी आपको संपर्क सूत्र जोड़ने होंगे और फिर आपके पास जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, उनके साथ भी बहुत गंभीरता से, गहनता से उनको समझकर उसको फिर बाहर अभिव्यक्त करना होगा। उसके लिए क्या, तुम्हें अपने शरीर, अपने चेहरे और अपनी वाणी को अच्छी तरह तैयार करना होगा। स्टैनिस्लावस्की ने भौतिक संस्कार, नृत्य, शस्त्र संचालन और वाणी के विधानों के अभ्यास के लिए इनकी उत्तरोत्तर अनिवार्यता को भी रेखांकित किया है। अंत में स्टैनिस्लावस्की ने निम्नलिखित नाट्य सूत्रों को क्रमानुसार लिखा। क्या? आंतरिक ताल और लय, नंबर 2 आंतरिक चरित्र चित्रण, नंबर 3 नियंत्रण और परिपूर्णता, नंबर 4 आंतरिक नैतिकता और अनुशासन, नंबर 5 नाटकीय सम्मोहन, नंबर 6 सतर्कता और सामंजस्य। स्टैनिस्लावस्की ने उक्त नाट्य सूत्रों को रंग कर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और उसके बाद इन सभी का विशेष संबंध बाहरी ताल और लय चरित्र चित्रण से है। इनकी विवेचना बौद्धिक चेष्टाओं के उदाहरण के साथ आंतरिक अनुभव को समझाते हुए हमारे अगले एपिसोड्स में हम करेंगे। अनुयोजन विषय के 22वें एपिसोड के तीसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी एक्टिंग कोर्स के 23वें एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरसरे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।